हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स सोचो, अगर इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन ही ना होता, कोई फिक्स रूल्स नहीं, कोई राइट्स गारंटी नहीं और गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, कैसा होता देश। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये इंडिया का रूल बुक है जो डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा और सिटीजन्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और जुडिशियरी का रोल क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि इंडिया एक सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सोवेरेन मतलब इंडिया किसी भी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। जैसे एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट अपने करियर का डिसीजन खुद लेता है, वैसे ही इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिसीजंस खुद लेती है। सोशलिस्ट, इसका फोकस है इक्वालिटी और वेलफेयर पर। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि गरीब और बैकवर्ड लोग भी आगे बढ़ सके। जैसे क्लास में टीचर इंश्योर करे कि हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिले, वही सोशलिस्ट थिंकिंग है। सेक्युलर, इंडिया किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, सबको अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है। जैसे स्कूल में सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी बिलीव्स फॉलो कर सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, पावर अल्टीमेटली लोगों के पास है। सिटीजन्स वोट देकर गवर्नमेंट चूज करते हैं, जैसे क्लास मॉनिटर इलेक्शन से चूज होता है, टीचर डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती। नेक्स्ट रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी किंग नहीं होता, इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्शन से चूज होता है। ये रिपब्लिक सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कब से लागू हुआ। तो चलिए इसको समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। ये चैप्टर 3 मेन एरियाज पर फोकस करती है। पहला, इंडियन डेमोक्रेसी का वाइड नेचर। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जैसे हम सबको पता है। हर 18+ सिटीजन को वोट का राइट है। वोटिंग एज 21 से 18 की गई। पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। वुमेन और SC/ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो स्टूडेंट्स इससे समझ आता है कि डेमोक्रेसी एक बस की तरह है। ड्राइवर गवर्नमेंट है, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड करने का पावर पैसेंजर्स यानी सिटीजन्स के पास है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है सबके लिए न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना, जैसे कि अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर किया गया, रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल दिया गया। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर रेस में कुछ लोग पहले से ही आगे खड़े हैं और कुछ पीछे, फेयर कंपटीशन के लिए पीछे वालों को सपोर्ट देना जरूरी होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर रिजर्वेशन बेस है। गोल क्या है? एक ऐसा सोसाइटी बनाना जहां कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, जुडिशियल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी बोलते हैं। जुडिशियरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम ना करे। जुडिशियल रिव्यू का पावर, अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। जैसे स्कूल प्रिंसिपल अनफेयर रूल को कैंसिल कर सकता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस को कैंसिल कर सकता है। और स्टूडेंट्स इंडिया सोवेरेन कंट्री है, तो सोवेरेन होने की वजह से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है। इंडिया का एम है दुनिया में शांति और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। तो स्टूडेंट्स सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी नहीं होता। रियल डेमोक्रेसी तब होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और सिस्टम प्रैक्टिकली काम करे। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या है और कैसे ये इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, मतलब सिर्फ MPs और MLAs इलेक्ट कर लेना ही इनफ नहीं है। रियल डेमोक्रेसी तब होती है जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली फॉलो किए जाए, लोग एक्टिवली पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। जब ये सब होता है तब डेमोक्रेसी सोसाइटी की पॉलिटिकल लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाती है। इस स्टेज को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि लोगों की आवाज सीधा सिस्टम तक। इंडिया में पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ सिटीजन्स डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए।
इसका मतलब ये है कि हर लेवल पर लोगों की आवाज सुनी जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर चूज करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स टीचर और प्रिंसिपल तक पहुंचाता है, वैसे ही सिटीजन्स अपने एमपीज और एमएलएस चूज करते हैं। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जो कि डेमोक्रेसी की पहचान है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फ्री और फेयर इलेक्शंस का होना, और वो भी रेगुलर इंटरवल्स पर। इंडिया में इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। लोग फ्रीली वोट करते हैं, डिफरेंट पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं और रिजल्ट जो भी हो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर ये प्रूफ करता है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। और स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये भी है कि लोगों की बढ़ती हुई पार्टिसिपेशन। जब सिटीजन सिर्फ स्पेक्टेटर्स ना रहे बल्कि एक्टिवली पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बने, तब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब समझते हैं राइट टू वोट। अगर आज भी सिर्फ अमीर या एजुकेटेड लोग ही वोट दे सकते तो क्या इंडिया को डेमोक्रेसी कहना सही होता? बिल्कुल नहीं। इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हर एडल्ट सिटीजन को वोट का इक्वल राइट। तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस से पहले वोटिंग राइट सबको नहीं मिला था। ब्रिटिश पीरियड में प्रॉपर्टी, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही सब रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए गए। हर एडल्ट सिटीजन को वोट का राइट दिया गया, चाहे वो रिच हो या पुअर, मैन हो या वुमेन। शुरू में वोटिंग एज 21 ईयर्स थी। ये एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन था क्योंकि कई कंट्रीज में वुमेन को वोटिंग राइट्स बहुत लेट मिले थे, लेकिन इंडिया ने स्टार्टिंग से ही इक्वालिटी दी। बाद में वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई। इस चेंज ने यूथ को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका दिया। अब यंग जनरेशन अपने एक्सपेक्टेशंस और इश्यूज डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती थी, और इन प्रोविजंस की वजह से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सोचो, अगर पूरे देश के सारे डिसीजन सिर्फ दिल्ली में बैठ कर लिए जाए तो क्या हर गांव और हर सिटी की प्रॉब्लम्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाएंगी? शायद नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? तो डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब है पावर को सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना करके अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड करना। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोर प्रिंसिपल है। इसे 2 बड़े फायदे होते हैं। पावर का मिसयूज कंट्रोल होता है, कॉमन लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस का मौका मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन दिया गया है। इसका एम था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया जाए ताकि डेमोक्रेसी सिर्फ नेशनल लेवल तक लिमिटेड ना रहे बल्कि ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट तक नहीं बल्कि गांव और शहरों तक एक्टिव हो। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंस के बाद डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कई अटेम्प्ट्स किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इन अमेंडमेंट्स ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई, लोकल लेवल पर इलेक्शंस कंपलसरी बनाए। इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रांग हुआ, गांव की प्रॉब्लम्स गांव में ही सॉल्व होने लगी और सिटी इश्यूज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैंडल करने लगे। तो स्टूडेंट्स, समझते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट 2005। अगर गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब सिटीजन्स को पता ही ना हो तो क्या डेमोक्रेसी स्ट्रांग रह सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए 2005 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स एम्पावर्ड होते हैं। सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं बल्कि गवर्नमेंट के काम के बारे में जानना भी जरूरी है। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसलिए सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके। तो स्टूडेंट्स, और हम समझते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में आरटीआई एक्ट पास किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर सिटीजन को राइट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का। गवर्नमेंट को फिक्स टाइम के अंदर जवाब देना होता है। फाइल्स, डॉक्यूमेंट, डिसीजंस सबकी डिटेल मांगी जा सकती है। सिंपल वर्ड्स में,
अब गवर्नमेंट का काम सीक्रेट नहीं रह सकता। आरटीआई का मेन एम है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। 2000 के बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को राइट्स के रूप में देखा जाने लगा। सिटीजन्स को मिला राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी। राइट्स सिर्फ फैसिलिटीज नहीं बल्कि लीगल गारंटीज है। इन्होंने डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोचो सोसाइटी में कुछ लोगों को सिर्फ कास्ट रिलीजन की वजह से इंफीरियर माना जाए, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले और कुछ को बिल्कुल भी ना मिले, तो क्या डेमोक्रेसी सच में सक्सेसफुल हो सकती है? इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रखे, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। सोशल जस्टिस का सिंपल मतलब है उन सोशल कंडीशंस को खत्म करना जो इनजस्टिस क्रिएट करती हैं। मतलब कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, रिलीजन के बेसिस पर अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस या प्रॉपर्टी के बेसिस पर सुपीरियर इंफीरियर का सिस्टम खत्म हो। जस्टिस और इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट सोसाइटी के हर लेवल पर होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसीज और लॉस के थ्रू गवर्नमेंट ट्राई करती है डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करने का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का और बैकवर्ड सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में लाने का। डेमोक्रेसी तब इंक्लूसिव होती है जब सोसाइटी के हर सेक्शंस को इंक्लूड किया जाए। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं अकोमोडेशन का प्रोसेस डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी रूल नहीं है, डेमोक्रेसी एक्चुअली एक प्रोसेस है जहां डिफरेंट सेक्शंस को अकोमोडेट किया जाता है। मतलब हर ग्रुप की वॉइस सुनी जाती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, सबको पार्टिसिपेशन का चांस मिलता है। वैसे ही डेमोक्रेसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है और यूनिटी मेंटेन करती है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन का मेन एम है उन सेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज देना जो लॉन्ग पीरियड तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव्ड रहे हैं। मतलब उन लोगों को सपोर्ट देना जो हिस्टोरिकली सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं। ये पॉलिसी इक्वालिटी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का एक स्टेप है। जैसे कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, एसटी के लिए सीट्स रिजर्व है, ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इसका पर्पस है कि जो कम्युनिटीज पहले एजुकेशन से दूर थी वो भी हायर एजुकेशन तक पहुंच सके। और भी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में भी रिजर्वेशन दिया गया है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, सोशल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर लॉ होने के बाद भी कुछ लोगों के साथ कास्ट के नाम पर इनजस्टिस हो तो क्या सिर्फ इक्वालिटी लिख देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं। इसलिए सोशल जस्टिस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया जिसको कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये एक्ट स्पेशली उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। हिस्ट्री में इन कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस और सोशल इनजस्टिस का सामना करना पड़ा है। इस एक्ट का मेन एम है इनके अगेंस्ट होने वाले इनजस्टिस को रोकना, उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना। प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज वो ग्रुप्स होते हैं जो पॉपुलेशन में कंपैरेटिवली कम होते हैं, रिलीजन, लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पर। कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि उन्हें फियर या डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और रीजन। मतलब किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो सोचिए अगर पॉपुलेशन का आधा हिस्सा यानी वुमेन डिसीजन मेकिंग में प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही ना हो तो क्या डेमोक्रेसी ट्रूली इंक्लूसिव कह सकते हैं? इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वुमेन एम्पावरमेंट पर स्पेशल फोकस दिया गया। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे वुमेन एम्पावरमेंट की क्या जरूरत है? इंडिया में शुरू से ही वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी कम रही है। एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और डिसीजन मेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। इस प्रॉब्लम को समझते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज अडॉप्ट की, जैसे कि वुमेन इलिटरेसी को रिड्यूस करने के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वुमेन को फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर का राइट दिया गया। ये स्टेप इम्पोर्टेंट था क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बिना रियल एम्पावरमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। पॉलिटिकल फील्ड में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए। अमेंडमेंट्स के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई। कई स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में यह रिजर्वेशन 50% तक बढ़ा दिया गया। इससे वुमेन को ग्रास रूट्स लेवल पर लीडरशिप का मौका मिला। आज गांव की सरपंच और सिटी काउंसिलर्स में
वुमेन एक्टिवली काम कर रही हैं। वुमेन के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट लॉज भी बनाए गए, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। लॉस इंश्योर करते हैं कि वुमेन को सेफ एनवायरनमेंट मिले और उनकी फ्रीडम और डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इस पॉइंट्स को समझिएगा, जो कि है रोल ऑफ जुडिशरी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सोचो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजंस ले जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो उससे कौन रोकेगा? इसीलिए डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, जो कि है जुडिशियरी। इंडिया में जुडिशियरी ने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के गोल्स को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जुडिशियरी का मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और प्रोटेक्ट करना। जब कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं, तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इंटेंशन और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखते हैं। मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और डिग्निटी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुडिशियरी वुमेन के राइट्स को स्ट्रेंथन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश किया गया और स्टेट लेवल पर भी सिमिलर कमीशंस एग्जिस्ट करते हैं। इनका एम है वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट करना और उनकी ग्रीवेंसेस एड्रेस करना। वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इस एक्ट ने वुमेन की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने पर जोर दिया, क्योंकि अगर घर के अंदर ही इनजस्टिस हो तो सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे पॉसिबल होगी। ये एक्ट डेमोक्रेसी को ट्रूली इंक्लूसिव बनाता है। जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड लिया, गवर्नमेंट एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक किया। इस प्रोसेस में कोर्ट्स ने डेमोक्रेसी को सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस का टूल बनाया। So students, now we will try to understand the contribution of judiciary in this regard. So the first one is the basic framework of the constitution. क्या constitution एक फिक्स बुक है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, या फिर वो टाइम के साथ इवॉल्व होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी चेंज होती है, प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं, तो लॉस और प्रोविजंस भी अपडेट होने चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। इस पावर का यूज करके ही कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा है, क्या पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर ही चेंज कर दे? यहीं पर जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, लेकिन साथ ही एक लिमिटेशन भी है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती। इसका मतलब डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स जैसे बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक बिल्डिंग रेनोवेट की जा रही है। आप पेंट चेंज कर सकते हो, रूम्स मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर फाउंडेशन ही तोड़ दोगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क उसकी फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे सेकेंड पॉइंट, जो कि सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना एक बात है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में प्रोटेक्ट करना दूसरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन इन राइट्स को पावरफुल और इफेक्टिव बनाया है कोर्ट्स के जजमेंट्स ने। जुडिशियरी ने अपने डिसीजंस के थ्रू राइट्स को एक्सपांड और प्रोटेक्ट किया। इंपॉर्टेंट एरिया जहां कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, जैसे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम और ट्राइबल एम्पावरमेंट। इन डिसीजंस ने इंश्योर किया कि राइट्स सिर्फ थियरी ना रहे, बल्कि प्रैक्टिकली एनफोर्स हो। जुडिशरी के इन एफर्ट्स ने पॉलिटिकल पावर प्रोसेस को मोर मैच्योर बनाया, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया, सिटीजन्स का ट्रस्ट सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग किया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इंडियन डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस अभी भी हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सब प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाई है, नई प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। वो हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।